अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक खास मैच की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रुप मैचेस का सिलसिला जारी है और आज 2 मैचेस शेड्यूल हैं, जिनमें से एक स्कॉटलैंड और नमीबिया के दरमियान खेला जा चुका है, जिसमें स्कॉटलैंड की जीत हुई है। दूसरा मैच कनाडा और आयरलैंड के दरमियान आज खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कल के मैच की, जो कि पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान हुआ। पाकिस्तान को उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन दिलों की धड़कनें जो हैं बेतरतीब होती गईं, लोगों को पैनिक अटैक्स हुए, लोग एक एक मिनट के बाद पानी पीते रहे, ब्लड प्रेशर लोगों के बढ़ गए और लोग अभी तक एटलीस्ट मैं तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि यूएसए जो कि एक एसोसिएट टीम पहली दफ़ा मैदान में आई है, और आपको ये बात पता है कि यूएसए के अंदर तो खेलों के मैदान भी नहीं है इस तरह से, और पाकिस्तान 70 साल 60 साल का उसका एक पूरा बैकग्राउंड है टेस्ट क्रिकेट का। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम से ज़्यादा यूएसए की टीम हमें सुपीरियर नजर आई, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। कल क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, इस पर आज हम बात करेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन में। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली साहब ने। आपको खुश आमदीद कहें। थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ साथ हमें इजहार बाजवा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले अजहर भाई सिर्फ ये बता दें, कल से लोग एक बात पूछ के थक गए हैं, तो कल शिकस्त हुई है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग है और बिलीव ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा लोगों को, बट अगर आप देखें यूएसए की टीम पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं किया, वो एज ए होस्ट नेशन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पहले दोनों मैच जीते, और स्पेशली जो कल की जीत है उनके लिए वो बहुत बड़ी जीत थी। गो के उनके सारे प्लेयर्स जो हैं एक्सपर्ट्स हैं, कोई भी शायद एक आधे को छोड़ के कोई भी होम ग्रोन प्लेयर नहीं है उनका। तो इससे ये तो है कि यूएसए का नाम तो है, लेकिन प्लेयर्स बाकी नेशन से आए हुए हैं वहाँ पर, तो क्वालिटी आपको इसलिए भी नज़र आ रही है। अब अगर हम पास में देखें, पाकिस्तान टीम के साथ ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। बांग्लादेश ने 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया 50 ओवर में, और बहुत बड़े मार्जिन से हराया। और उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ इस यूएसए की टीम को, तो वो ये टीम उससे बहुत बेहतर टीम थी बांग्लादेश की टीम से। तो आई फील कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्रिकेट में होती ज़रूर हैं। ऑब्वियसली हर्ट इसलिए ज़्यादा करनी गई, ये पाकिस्तान रिसीविंग एंड पे। ये अगर पिछले T20 वर्ल्ड कप में देखें तो नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था और वो हमारी फेवर में चली गई थी, और वहाँ से हम सेमीफाइनल में पहुँच गए थे। लेकिन अगेन वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स कि हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी गलतियाँ हुई कल। ऑब्वियसली टॉस हारने के बाद जब आप स्ट्रगल करते हैं, जारी बात है, हमने देखा बहुत सारी टीमें जब पहले बैटिंग कर रही हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगेंस्ट ए टीम जो कि जिसको कहते हैं ना आम लोगों के इधर उधर से इकट्ठे की हुई टीम है, जो दूसरी कंट्री से इकट्ठी की हुई टीम है, तो स्टिल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक टीम जो इतने अरसे से इकट्ठा खेल रही है और एक माइटी नेशंस इन द वर्ल्ड है क्रिकेट में, तो वो इनकाउंटर करेगी हर प्रेशर। यानी कि जो इकट्ठी की हुई टीम थी, उसने पाकिस्तान की इकट्ठी टीम को उसने बिखेर के रख दिया। लेकिन वो उस बात में हम बाद में आएंगे, कितना इकट्ठे इस वक्त ये हैं ये नहीं है, ये बाद में हम बात करेंगे। लेकिन गेम की अगर एनालिसिस किया जाए तो उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ आई जहाँ आप गेम को किल कर सकते थे। आपकी बाबर की और शदाब की ज़बरदस्त पार्टनरशिप के बाद आप ख़त्म कर सकते थे वहाँ पे मैच। फिर आपका एक कोलैप्स हुआ और आप जो 170 175 आराम से कर सकते थे। इस कमबैक के बाद आप नहीं कर सके। और उसके बाद बॉलिंग के बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता इस शो में और बात करेंगे। बॉलिंग नॉट अप टू द मार्क, आप बड़े फुल टॉसेस इतने सारे कर देंगे पहले 6 ओवर में ही, तो आप पिच को तो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, जिसका हम सब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सीम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमने उस पिच को यूटिलाइज ही सही तरीके से नहीं किया। इससे पहले कि मैं इजहार बाजवा साहब की तरफ जाऊँ, चेयरमैन पीसीबी साहब ने ये कहा था कि आपने 1 महीना इस टीम को सपोर्ट करना है। अब इस परफॉर्मेंस के बाद क्या सपोर्ट करें? देखिए, सपोर्ट हम ज़रूर करेंगे, अभी भी करेंगे, ये नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन आपको फैक्ट्स तो सामने रखने हैं। और फैक्ट्स अगर क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ अगर आप सोल्यूशन दे रहे हैं साथ में, तो आपका क्रिटिसिज्म बनता है। क्योंकि जब भी कोई, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? यहाँ तो बस सब अच्छा कहने के लिए तो नहीं बैठा, या जब जहाँ पे अच्छा है और वहाँ पे भी मैं गलत करूँ, मैं उसलिए भी नहीं बैठा। जो फैक्ट्स हैं आपने वो करने, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आई एम नॉट ऑनेस्ट टू माई जो पोजीशन मुझे दी गई है। तो आई फील कि जहाँ पर हमें क्रिटिकल होना है वहाँ पे होंगे, उसमें प्लेयर्स का ही और टीम का ही फ़ायदा है। अगर उनके तक बात पहुँचेगी, हो सकता है उससे फ़ायदा हो जाए। मैं तो क्रिकेट खेलते हुए हमेशा फ़ायदा हुआ है कि अगर जहाँ से मेरी बैटिंग के ऊपर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है और जो मुझे लगा यार ये बात ठीक है, तो मेरे अगर जो
फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो भी वो लोगों को समझ आ जाती है और प्लेयर्स को भी समझ आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा इज़हार, सबसे पहले तो ये बताएं, आपको रात को नींद आई? मुश्किल ही आई, डेफिनेटली एक बड़ा सैड डे था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन जिस तरह अजहर भाई ने बात की कि हमने इस तरह के पहले भी सैड डेज देखे हैं और हमारी टीम ने कमबैक किया हुआ है, कई दफ़ा किया हुआ है। इवन जिस तरह लास्ट 2022 का वर्ल्ड कप था, 2022 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में T20 का, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आ रहे थे, और भी कोई इंडिया से आ रहे थे। 2023 में हम अफगानिस्तान से हारे थे, 2007 में आयरलैंड से हारे। चलिए 23 में तुम क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन 2022 में हमारा जो ग्रुप स्टेजेस में हमारी परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे कम बैक करके हम सेमीफाइनल्स तक चले गए थे। और इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में पीकिंग एट द राइट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक किस्म की एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है कि जो हमारा एक बुरा मैच गुजरा है वो अर्ली पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में गुजरा, अगर हम इससे कम बैक करते हैं, कोई इससे हम अगली परफॉर्मेंस एक स्ट्रॉन्ग देते हैं और हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी भी टूर्नामेंट में है, तो मैं अगर हम होते तो हम बड़े हंग्री होते कि यार हमने इस परफॉर्मेंस से कम बैक करना है। तो अभी जो रिक्वायर्ड है टीम से कि वो जो गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ डेफिनेटली हुई हैं। कल जिस तरह ग्राउंड में उतरे थे, लग रहा था कि जितनी इंटेंट होनी चाहिए, जितनी कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए, जितनी प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए अगेंस्ट एन इंटरनेशनल साइड, वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हमें क्रेडिट कहीं ना कहीं USA को भी देना चाहिए। उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, केंजे की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, नेटराल की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, फील्डिंग बहुत अच्छी की, फिर बाद में जो उनकी बैटिंग थी USA की वो भी बड़ी सब पार बैटिंग, बड़ी कॉन्फिडेंट बैटिंग की, सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग की। और कई ऐसी स्टेजेस आई जहाँ लगा कि पाकिस्तान गेम में असेंडेंसी में थे, लेकिन उन्होंने भी आखिरी बॉल तक हार नहीं मानी, आखिरी बॉल तक लड़ते रहे। आप देखें एक ऐसी सिचुएशन भी आई जिसे 12 रन चाहिए थे 3 बॉलों पे, वहाँ लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, उस सिचुएशन से भी उन्होंने कम बैक किया। और इवन सुपर ओवर जब 5 बॉल चाहिए थे आखिरी बॉल में, तब भी चौका मारना बड़ा उनको एक क्रेडिट दे, और फाइट उन्होंने शो किया, तमाम डिसिप्लिन में उन्होंने पाकिस्तान को डोमिनेट किया, तो उन्हें भी हमें कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा भाई, आपने देखा ये चीज़ नोट की है, मैंने तो ये चीज़ नोट की है, USA ने पाकिस्तान को कई दफ़ा चैलेंज किया। फॉर एग्जांपल टॉस जीता, पाकिस्तान को कहा बैटिंग करें, हम दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग अटैक को हम डिफेंड करेंगे, ठीक है, चेस करेंगे। 159 तक पाकिस्तान को रोक के रखा, फिर उसके बाद जब बॉलिंग आई है पाकिस्तान की तो उसके बाद 159 कर लिया। फिर उसके बाद सुपर ओवर में हमने देखा कि हर मैदान में पाकिस्तान को ऐसे चैलेंज करें जैसे पाकिस्तान कोई मतलब बहुत ही कोई छोटी टीम है। देखिए, हमने पहले प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है कि अगर किसी भी एसोसिएट नेशन ने किसी बड़ी टीम को हराना है तो उनका सबसे अच्छा बेहतरीन चांस यही है कि वो टॉस जीत के बॉलिंग करें, बिकॉज कंडीशंस थोड़ी सी फेवर करती हैं पहले बॉलिंग को। गेंद थोड़ा हिल भी, स्पेशली USA में गेंद सीम भी हो रहा है, थोड़ा फंस के भी आता है स्टार्ट में, तो उसका एडवांटेज उन्होंने उठाया। लेकिन 159 160 का टारगेट अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग को चेज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव समथिंग इन योर टीम। अगर हम वैसे जैसे इजहार ने कहा ना कि हम क्रेडिट देना चाहिए, और क्रेडिट ड्यूली देना भी चाहिए, चाहे मिस्टेक्स पाकिस्तान की टीम की तरफ से हुई हैं, लेकिन इन दी एंड फिर भी प्रेशर कई दफ़ा उनके ऊपर आया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड किया है कि जैसे लास्ट ओवर में पहले 3 बॉलों में बाउंड्री नहीं लगी, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद अपने आप को कंपोज रखना, और क्योंकि आपके शोल्डर्स हार्ड हो जाते हैं, हिट बहुत ज़ोर से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने देखा उसने फुल टॉस आई, उसने बड़े आराम से मिड विकेट छिक्का मारा, और आखिरी बॉल पे बड़ा कैलकुलेटिव उसने एरिया आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था। आपने देखा ऑलमोस्ट लाइक लेग स्टंप से बॉल वो मिड ऑफ के ऊपर से चौका उसने मारा है, और उसमें तब तक ये शॉट नहीं लगता जब तक आप अपने आप को काम ना रखें। तो आई फील कि उन्होंने प्रेशर को पाकिस्तान से बेहतर, ऑब्वियसली जब आप यू आर एक्सपेक्टेड टू विन और आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, फिर आप समटाइम नर्वस भी हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हार के करीब था जो कि उनको पता है कि उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होगा और ये बहुत बड़ी लॉस होगी हमारी, तो जिसमें हमें सुपर ओवर में आमिर में पैनिक भी नज़र आया, जो कि बहुत एक्सपीरियंस बॉलर समझे जाते हैं। लेकिन हर प्रेशर को USA ने, क्योंकि उनके लिए अगर वो हार भी जाते देयर वाज स्टिल विन के इतना मैच वो लेके आ गए। सो आई थिंक कि वो इस लिहाज से थोड़ा कंफर्ट जोन में ऑलरेडी थे कि यार हमने तो अपनी जीत हासिल कर ली है। तो आई थिंक पाकिस्तान उस स्टेज पे पैनिक कर रहा था। हारिस रऊफ ने भी आखिरी 3 बॉलों में पैनिक किया है, इसी तरह ही आमिर ने भी सुपर ओवर में पैनिक किया। अच्छा, जब कोई इस तरह का मैच, कोई अपसेट या कोई इस तरह का मैच चल रहा होता है जिसमें एक टीम ज़्यादा स्ट्रांग होती है, एक टीम इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप वेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा खेल भी रही होती है जो थोड़ी कमज़ोर टीम होती है जिस तरह US है या कोई अंडरडॉग है,
तो आप समझ रहे होते हो कि वेट कर रहे होते हो कि अब ये पैनिक करेंगे, अब इनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी आएगी। ड्यूरिंग बॉलिंग जिस तरह स्टार्ट में इन्होंने एक फेज़ आया भी जब शादाब और बाबर खेले तो लग रहा था कि पाकिस्तान मैच की असेंडेंसी में जाएंगे और यूएस जो है वो पैनिक कर जाएंगे या यूएस अपनी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। लेकिन थ्रू आउट द मैच यूएस ने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया, सस्टेन किया उस लेवल को, और बॉलिंग में भी नज़र आया, बैटिंग में भी नज़र आया कि आप जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था कि लग रहा था कि चले अभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि यूएस की कोई जो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन थ्रू आउट द मैच उन्होंने पाकिस्तान को कंपटीशन दिया और उनको बहुत क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अगर थिंकिंग फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, मेरे ख्याल में इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान और हम इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं और हम आगे भी जो हमने गलतियाँ की इन्हें हमें सीखना चाहिए और जो अभी करना की ज़रूरत है, हमने यही सोचना है कि आगे हमने किस तरह इससे कम बैक करना है। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो करने की चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो एटीट्यूड के हवाले से होनी चाहिए या कंसंट्रेशन के हवाले से होनी चाहिए, वो बड़ा मैटर करता है। सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज़म पे हम बड़ी डिबेट कर चुके हैं कि उन्हें बड़ा मौका दिया है लेकिन वो नहीं डिलीवर कर रहे, तो शायद उन्हें एक अब टाइम आ गया कि उन्हें रेस्ट करके किसी और को मौका दिया जाए। और लेकिन आज़म की आपने बात की है तो आज़म को तो सुपर ओवर में भेजना नहीं चाहिए था। इतना हार्ड हिटर हमारा जो कि मशहूर इसी चीज़ के लिए है, तो उसमें उसको इग्नोर कर देना। आई थिंक जो पहला पेयर आया था वो बिल्कुल ठीक आया था क्योंकि फ़खार और फ़खर योर मोस्ट इस टाइम पे बेहतर फॉर्म में भी हैं। लेकिन और आप फ़खर को फेस क्यों नहीं करवाया? फ़खर को फेस ज़रूर करना चाहिए था। स्पेशली काफ़ी जगह ये पॉइंट रेज भी हुआ है और राइटली रेज हुआ है कि जब आप लेफ्ट आर्म बॉलर को खेल रहे हैं तो आपका एंगल ज़्यादा अच्छा बनता है लेफ्ट हैंडर को, फिर आपको राइट हैंडर को वो बाहर यॉर्कर्स कर सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो यूएसए ने भी सिर्फ एक बाउंड्री लगाई है, हमने वाइडों और दुखों से इतना उसको एक चौका लगा सिर्फ, और पाकिस्तान ने तो 2 बाउंड्रीज लगाई हैं। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रास जो हुए हैं वो हमें कॉस्ट कर गए हैं और जो फील्डिंग हमारी थी उनसे जो हमने 2 रन दिए हैं जहाँ कहीं नहीं देने चाहिए थे, तो आई थिंक वो 19 रन वाला कोई ओवर लगा नहीं ऐसे कि 19 रन पड़ जाएंगे। लेकिन एंड दी अदर हैंड जिस तरह आज़म की बात की, नंबर 3 पे आज़म को आना चाहिए था चाहे जितनी मर्जी बुरी फॉर्म में थे, क्योंकि ही इज़ देयर फॉर दैट रीज़न। और वहाँ पर 3 बॉलों में अगर आप किसी को छक्के मारने के लिए बैक कर सकते हो तो वो आज़म को कर सकते हो, शादाब को नहीं कर सकते अनलेस के बिल्कुल ही उनको उनके फेवर में बॉल हो जाते। आज़म के पास शॉट्स हैं ऐसे, और थोड़ा सा मिस्टेक हम आज़म के साथ अगर खिलाया भी था तो ये कर रहे हैं कि इफ्तिखार से पहले क्यों आ जाते हैं वो, अगर आउट ऑफ फॉर्म है आप उनको निचले ओवर्स के लिए रख लो ना, आप ऐसे प्लेयर को आगे भेजो तो ऑलरेडी थोड़े रन्स बना रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में हो सकता है वो जो क्लैप्स हुआ है बैक टू बैक शादाब के बाद विकेट गिरी आज़म की, वो आपको ना गिरती तो आप फिर अच्छे और 10-15 स्कोर और एक्स्ट्रा कर सकते थे। आई थिंक कहीं ना कहीं टैक्टिकली हम जो है ना वो राइट डिसीजंस नहीं कर रहे। फ़खर को फेस लाजमी करना चाहिए था पहला बॉल ही, क्योंकि फ़खर अगर लेफ्ट आर्म बॉलर के अगर वो उनके हाथ चढ़ जाते आई एम श्योर कि उनके लिए फिर लाइन एडजस्ट करना बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अच्छा, बाबर ने बड़ा स्लो खेला है, आपको क्या लगता है? हमेशा कहीं ना कहीं तनकीद होती रहती है, कैप्टनसी पे चलें अलग बात है, लेकिन जब आप आए हैं तो आपने सेट होने में इतना टाइम लगा दिया, इतना स्लो खेला, और अगर वही ना बाबर की तो आज की मीम्स भी चली हुई है ना कि हर मैच के बाद वो कहते हैं हम 10 स्कोर कम थे, हम 20 स्कोर कम थे, हम 5 स्कोर कम थे, तो ये वो चीज़ पहले क्यों नहीं कर ली जाती जिसका फ़ायदा टीम को हो जाए करने का? देखिए, बाबर को टू बी ऑनेस्ट विद बाबर, जो उनकी लास्ट इनिंग्स थी लास्ट मैच में यूएसए के खिलाफ, उसमें जो स्लो अगर खेला है तो वो सिचुएशन के मुताबिक ठीक था, उनके दूसरी साइड पे विकेट्स करी थी, अगर वो भी उस टाइम जल्दी आउट हो जाते तो शायद हम इतना 160 भी ना कर पाते। और अगर रीसेंट उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, ख़ास तौर पे जब से उन्हें दोबारा कैप्टनसी दी गई है तो उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। इवन पीएसएल में इस सीज़न उनका स्ट्राइक रेट पहले से ज़्यादा था, न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी बेहतर था, आयरलैंड सीरीज़ में भी बेहतर था, तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो इससे नज़र आ रहा है कि वो एटलीस्ट जो एक माजी में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म रहा है उस हवाले से वो इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। और आप सोली जो डिफीट थी कल की सिर्फ बाबर को नहीं ब्लेम कर सकते, एज अ टीम बाकी उन्हें कंट्रीब्यूट नहीं किया। जो उस्मान की बहुत रेकलेस थी, फ़खर की शॉट उस टाइम मेरे ख्याल में रेकलेस थी, सिचुएशन नहीं डिमांड करी थी, और जब शादाब सेट हो गए थे, एक पार्टनरशिप बन रही थी, उस टाइम जब एक मोमेंटम था उसको आगे करके गेम को किल करना चाहिए था। तो और आगे भी जो मिस्टेक्स की, जो आमिर का सुपर ओवर में इतनी ज़्यादा वाइड्स दे देना, इल डिसिप्लिन बॉलिंग करना, वो एक मिस्टेक थी। तो सिर्फ और सिर्फ आप बाबर पे नहीं ब्लेम कर सकते, एज अ टीम हम कहीं ना कहीं कम रह गए और हमें इससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखें 160 रन्स अगर ये हमारी बॉलिंग इन कंडीशन में डिफेंड नहीं कर रही ना, तो यू हैव टू आस्क सीरियस क्वेश्चंस टू द बॉलिंग यूनिट एंड ऑल्सो जो बॉलिंग कोच हैं साथ में, और
क्योंकि आपके सामने कंडीशंस है, कौन सी लेंथ इफेक्टिव है। आपके पास 4-5 दिन थे, उस लेंथ के ऊपर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए थी कि उस लेंथ को आप वहाँ से वो मैच जीत के चले जाते। वेल प्लेड टू देम। बट हमने तो उनको, अगर आप जितने चौके देख लें, मैक्सिमम जो बाउंड्रीज देखें आपके पहले पावर प्ले में, आप 4 बॉल्स थे, वो बाउंड्रीज बुरे बॉलों पे लगी हैं कि एक मेरा ख्याल उसने निकल के मारी है सिर्फ आमिर को, उसके अलावा सारे जो बॉल थे, कोई फुल टॉस था, कोई शॉर्ट एंड वाइड लेग साइड की तरफ था। तो आई थिंक कि हम हर दफ़ा कहते हैं हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हम बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगर आपके जब 3 अर्ली आउट हो गए थे तो वो हम उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, यार 150 160 भी हो जाए ना तो ये हम नहीं करने देंगे। लेकिन जब हुए हैं तो ऑल्दो कि हम ज़्यादा कर सकते थे स्कोर, एक स्टेज आ गई थी, लेकिन 160 यार बड़े रन होते हैं। पाकिस्तान के 4 वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड कहा जाता है कि जी 140 प्लस बॉल करते हैं, स्विंग भी करते हैं, सीम भी करते हैं। और लेकिन जब प्रेशर पड़ा है तो आप रमीज़ भाई ने एक हमारे शो में जब शाम में बात करते हैं, कहा था कि सोच समझ के बॉल नहीं करते, बस अटैक कर देते हैं, सोची समझी प्लानिंग के साथ बॉल नहीं करते। तो यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत थी। उन्होंने अंडर प्रेशर आपने एक दफ़ा लाना था, उनकी 2-3 विकेटें गिरनी थी अंडर प्रेशर। और ये गेम आपने देखना, पाकिस्तान ने 1 साइड जीतना था अगर आप शुरू में सिर्फ अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करते तो। अच्छा, आपने ये चीज़ नोट किया है कि जाते साथ ही कह दिया जाता है जी 200 करने हैं, पिच देखे बगैर। जैसे कि प्लानिंग की बात कर रहे हैं अजहर भाई, ये प्लानिंग कोई नहीं, पिच को देख के आपने प्लान करना है और इतना स्कोर ऐसे किया जा सकता है। जैसे कि कहा यही जा रहा है कि जो पिचेस जो है पार्टनरशिप के लिए बेस्ट हैं। जैसे ही पार्टनरशिप आपकी टूटेगी, आपकी टीम जो है उस इफेक्ट हो जाएगी, उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इब्रार, ठीक है, हम पहले भी अपने प्रोग्राम से बात करते रहे हैं, क्या उनको सैरो तफरी के लिए आयरलैंड, यूके, फिर अमेरिका ले गए हैं? पहले आप बता दीजिए। देखिए, कुछ ना, एक अब्रार का जो क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा जो इंजरी हुई है इमाद का, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमाद की इंजरी की वजह से ऑलरेडी हमारे पास इतने ऑलराउंडर्स तो है नहीं टीम में, और ऑलराउंडर ज़रूरी भी इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो बैटिंग डेप्थ वो देते हैं, दूसरा बॉलिंग में ऑप्शन देते हैं। तो अब इमाद की इंजरी के बाद आप अगर शादाब को नहीं खिलाते, बेशक शादाब एज अ बॉलर आउट ऑफ फॉर्म है, तो फिर आपके पास बहुत थोड़ी, एक तो बैटिंग डेप्थ, आपकी टेल आपकी बहुत लंबी हो जाती है, और बैटिंग में भी आपके पास ऑप्शंस कम हो जाती हैं। तो गिवन द सिचुएशन शादाब को खिलाना जस्टिफाइड था। अगर शादाब को आप खिलाते हो तो फिर उसके साथ इब्रार को तो वो 2 लेग स्पिनर हो जाते हैं। अगर तो पेस बॉलर नहीं, फिर 3 पेस बॉलर, और जिस तरह के ये कंडीशंस हैं डैलस के, वहाँ पे पेस बॉलिंग को थोड़ा सूट भी करता है। और ये ग्राउंड, आपने सही कहा कि उस तरह का ग्राउंड नहीं है कि आप 200 कर सकते हो। हालांकि वैसे जो लास्ट मैच हुआ था कनाडा और यूएस में, उसमें उन्होंने किया भी है। तो इतने जो ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान बैटिंग करने आए थे तो इतने कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं थे कि आप बहुत इतनी इजीली हिट आउट नहीं कर सा रहे थे। ख़ास तौर पे जब वो नेटवराल शुरू में बॉलिंग कर रहे थे और केंजे की शुरू में बॉलिंग कर रहे थे, तो इतना इजी नहीं था खेलना। आहिस्ता आहिस्ता जब मैच प्रोग्रेस हुआ तो बैटिंग थोड़ी आसान होती रही। तो उस हवाले से 160 भी एक मुनासिब स्कोर था और उसको हमारे बॉलर्स को डिफेंड करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो हमारी प्रेपरेशन है उस पर कमी नज़र आ रही है। और ये ऑब्वियस ही बात है कि इस तरह की पिचेस नहीं है कि जिसमें आपने बहुत फुल बॉल करनी है, आपने लेंथ बॉल करनी है, बैक ऑफ द लेंथ बॉल करनी है और पिच को हिट करना है। वो हमारे बॉलर्स जो नेचुरल वेरिएशन है पिच का, उसको यूटिलाइज करना है। तो ये हमारे बॉलर्स के पार्ट में, हालांकि बड़े एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, शाहीन का इतना एक्सपीरियंस है, आमिर का इन एरियाज़ में बड़ा एक्सपीरियंस है, और हारिस को हम जो उसकी हमेशा स्पेशलिटी रही है, वो कभी भी फुल बॉल स्विंग बॉलर नहीं रहे। तो ये इनको मिस्ट्री है कि क्यों नहीं वो राइट लेंथ को हिट कर रहे। अच्छा, हारिस की बात हुई है तो 150 तो उनकी स्पीड है, लेकिन आपको लगा कि वो उस लेवल तक जा नहीं सके या कर नहीं सके बॉल, और आखिरी ओवर में हमने देख लिया कि उनको 14 स्कोर पड़ गया। लेकिन लास्ट ओवर्स में ना हारिस, लास्ट ओवर के यॉर्कर्स तो उसको आप बैक करते हो यार, ये यॉर्कर्स करेगा। लेकिन आप जो उनकी पहले बॉलिंग है ना, उसके अंदर आप देखें, आप जब ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं ना, आपने एक दफ़ा भी उनको शॉर्ट बॉल पे टेस्ट नहीं किया सही तरीके से। आप थोड़ा लेंथ, हार्ड लेंथ पे आते तो सही ना, बॉडी में बॉल तो करते। जिस साइड पे बाउंड्री स्पेशली बड़ी थी वहाँ पे आप टेस्ट तो करते कि यार यहाँ पे हम अनसेटल तो करें उनको। वो कंफर्टेबली खेलते रहे और हम कंफर्टेबली उनको खिलाते रहे। अभी मैं, अगर ब्रेक का टाइम नहीं हो रहा तो मैंने 1-2 चीज़ें और टच करनी है। जी प्लीज़। जब अगर आप देखें डेथ बॉलिंग भी देखें, नए बॉल की तो हमने काफ़ी बात की। डेथ बॉलिंग में आप टैक्टिकली अगर देखें तो शाहीन बॉल बाहर निकाल रहा है और मिड ऑफ और कवर और थर्ड मैन तीनों ऊपर हैं। आप ये देखें कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि ज़रा सी आपकी लेंथ मिस होनी है, आपको बाउंड्री लग जानी है। आपने अगर बॉल बाहर निकालना है तो आपके एटलीस्ट थर्ड मैन या मिड ऑफ बंदा तो बाहर हो, ताकि अगर उसने, और फिर लेंथ उसकी बहुत मैटर करती है।
कि आप फुल टॉस और यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं और मिड ऑफ आपका ऊपर है, इसी तरह ही हारिस रऊफ ने अगर यॉर्कर करने हैं और मिड ऑफ ऊपर है आपका, तो बहुत चांस है कि जब आप मिस करेंगे आपको चौका लग जाएगा। Exactly. तो आई थिंक कि यहाँ गेम अवेयरनेस की बात आती है, हम एक फील्ड सेट करते हैं बस, फिर वो कर ही जाते हैं उस पर बॉल फिक्स कर लेते हैं उसे। तो आई फील कि कहीं ना कहीं हमें एज ए क्रिकेटर बड़ा होना है, एज ए जो दिमाग है अपना यूज़ करना है। आप ये देखें कि वो यूएसए के जो बॉलर्स हैं वो टैक्टिकली बच रहे थे, वरना उनके मैच डेथ बॉलिंग में उनके पास इतनी, सिवाय अली खान में भी ये थे जिनके पास पेस थी, बाकी किसी के पास कोई पेस भी नहीं थी और ज़्यादा स्किल्स भी नहीं थे, वो फिर भी बच गए हमारे से। लेकिन हमारे पास हर चीज़ है, रिवर्स भी हो रहा है बॉल, और उसके बावजूद हम 4 बॉल एंड पे फुल टॉस कर दिया, चले यॉर्कर मारते फुल टॉस हो जाते, लेकिन आप अपनी फील्ड तो राइट प्लेस करें ना, जिससे आपके कई चौके आपके बच जाने थे। यही आपके पावर प्ले में भी आप गलत बॉल ना करें तो आपके कई चौके बच जाने। तो मैच का डिफरेंस कहाँ आया है, आखिरी बॉल पे टाई हुआ है मैच, तो अगर आप ये अपनी गलतियां 10% भी कम कर ले तो आपने 20 स्कोर से मैच जीत जाना। सबसे बड़ा आम नुक्ता आपने उठाया, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। और जैसे कि फील्डिंग की बात हो रही थी, तो मैंने तो यही देखा कि जहां 1 स्कोर होता था पाकिस्तान ने 2 करवाए, जहां 2 होते थे वहां 3 करवाए, लेकिन यूएसए ने जहां 2 होते थे वहां 1 करवाया, जहां 1 होता था वो होने भी नहीं दिया। ऐसा क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल छोड़ के हम एक ब्रेक पे जाएंगे। वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सुपर 8 में जा पाएगा, जा सकता है, जाना चाहिए? आगे क्या होने वाला है? अगले मैचेस 9 तारीख को इंडिया के साथ मैच है, उस मैच में क्या होगा, इन तमाम मामला पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और कल जो मैच हो गया है और जो दाग पाकिस्तान पे लग चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि ये दाग धुलना इतना आसान होगा, तारीख का एक हिस्सा बन चुका हुआ है। और वट एवर रिजल्ट जो भी आता है T20 वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत भी जाता है, लेकिन ये जो शिकस्त है ये पता नहीं कब तक याद रखी जाएगी, इस पर हम बात करते हैं। अच्छा अजहर भाई, ये बताइए, कुछ लोग अभी से ही कहना शुरू हो गए हैं कि सुपर 8 में पाकिस्तान की जगह बनाना बड़ा मुश्किल, अगले 3 मैचेस और वो भी अच्छे मार्जिन से हमें जीतने होंगे, जिसमें से एक मैच 9 को इंडिया के खिलाफ। देखिए, आप इंडिया वाला मैच अगर जीत जाते हैं तो फिर तो इक्वेशन सिंपल है, आप 2 अगले मैच और जीते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि कल का रन रेट आपका डैमेज इतना नहीं हुआ, क्योंकि टाई हुआ मैच तो आपका माइनस में तो नहीं गया। तो आई बिलीव के शायद रन रेट पर बात आए तो पाकिस्तान शायद वो अबूर कर जाए। लेकिन आपका अब नेक्स्ट मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अगला मैच आप जीत जाते हैं तो जैसे हमारी जो मेमोरी है ना बड़ी शॉर्ट है, हम अच्छी चीज़ भी भूल जाते हैं, हम बुरी चीज़ भी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं पास में। आप को बहुत बड़ी हैसियत धचके पहुँचे हैं। हम जब मैं खेलता था तब भी हम 3-0 बांग्लादेश से हारे, तो कहा ये जा रहा था कि उससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट की कभी नहीं हो सकती। हालांकि बांग्लादेश अपनी होम ग्राउंड पे वो सबको बड़ी बड़ी टीमों को, इंडिया को भी उसके बाद उन्होंने हराया, लेकिन वो एक होता है ना कि हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ हो गया तो बहुत ही बुरा हो गया। क्रिकेट है, इसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन जो कल हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो मसला था कि हमारी टैक्टिकल मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा थी, और जो चलता आ रहा है पिछले 3-4 महीने से उसका भी हमें पिछली 3-4 सीरीज़ों से नज़र आ रहा था कुछ। और कल भी एक जो भी ग्राउंड पे इन लोग मौजूद थे उनकी ऑब्जर्वेशन भी यही थी कि बिखरे से नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा लग रहा है लथार्जिक अप्रोच है, कोई करना ऐसे लग रहा है कि हंगर उस तरीके की नहीं है। इसमें हम कई कह लें कि जी बाबर से कप्तानी में ये गलती होगी, ये भी होगी, लेकिन जब तक एज ए टीम आप जेड नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, जितना मर्जी हम कह लें हम अच्छे दोस्त हैं जो भी है, जब कप्तानी के इश्यूज आते हैं तब ना चाहते हुए भी चीज़ें होती हैं। और इसमें आई थिंक कि सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्रिकेट को इधर तक पहुँचाने के लिए। तो आई फील कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन इनको सही कौन कर सकता है? अब जो प्लेयर वहाँ पर हैं उनकी इज्जत एट स्टेक है, क्योंकि चाहे जो मर्जी कप्तान है, आपका नाम भी उसमें शामिल है टीम के अंदर। अगर पाकिस्तान टीम परफॉर्म करके अगर ये सुपर 8 मरहले में ना पहुंची और इंडिया से हारती है तो सबके नाम खराब होंगे, सबको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। तो आई फील कि जिस तरह कल बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, हारे हुए लग रहे थे, प्रॉपर हारे। एक तो होता है ना आप मैच हार जाते, लेकिन उनसे अपने प्लेयर्स को डिफेंड नहीं किया जा रहा था। और राइटली पॉइंटेड आउट कुछ लोगों ने किया है कि आप जिसी मर्जी सिचुएशन होंगे, एज ए लीडर आपने अपनी टीम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डिफेंड करना है, ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी दें, लेकिन आप एक्सपोज ना करें अपने प्लेयर्स को। इस तरह टीम इकट्ठी नहीं रहती। तो आई फील कि कहीं ना कहीं डेस्परेशन है बाबर के अंदर, लेकिन
उसको इकट्ठा करना है किसी तरह टीम को। लीडर डैरन सैमी की सबसे बड़ा क्वालिटी क्या थी, वो टीम को इकट्ठा करना जानता था। तो आई थिंक कि टीम जब तक इकट्ठी नहीं होगी इससे कम बैक नहीं कर सकते आप। आगे चैलेंजेस, जो इंडिया का चैलेंज है बहुत बड़ा है। Exactly. और अगेन वो मैच आपका टर्न अराउंड साबित हो सकता है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास फ़ौरन ही आपके पास आ रही है। अच्छी चीज़ है, बहुत टाइम बीच में मिल जाए ना तो आपको आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अभी आपको फ़ौरन तैयारी करनी है और मैच हो जाना है। अच्छा, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो उससे बड़ा खतरा भी है, वो नो डाउट। एक तो हम पहला मैच हार गए, दूसरा इतनी हल्की टीम से हार गए, एक उसका प्रेशर, दूसरा टीम जो है अभी तक जिसे कहते हैं उस डिसिप्लिन के साथ मैदान में उतर ही नहीं पा रही। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, किसी भी एरिया में हम देख लें पाकिस्तान टीम, वो हमें उसका वो कलर नज़र नहीं आ रहा। अब 9 तारीख को आपको क्या लगता है इन प्रेशर्स के बाद किस तरह से ओवरकम किया जाए, रिकवरी मोड में कैसे जाया जाए और इस बड़े मैच में कैसी परफॉर्मेंस चाहिए हमें? देखिए, बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया गया कि जो पोजीशन है अभी टीम की, जो हमारी टीम की, वो लग नहीं रहा कि टीम के लिए खेल रहे हैं। हर कोई अपने अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के चक्करों में, जो एक टीम स्पिरिट होना चाहिए कि हमने ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जिससे टीम जीते और एक दूसरे को बकअप करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एक सबसे बड़ी जो एक सिंपल सी एग्जांपल हमने देखा, जब भी पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्म करती है तो उनकी फील्डिंग बड़ी बेहतरीन होती है। उस तरह की फील्डिंग में एनर्जी नज़र नहीं आई, डरे हुए हैं, खौफ है, कोई एक दूसरे से लग रहा है जैसे एक दूसरे के लिए नहीं खेल रहे और अपना कोशिश ये की जा रही है कि हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे दें ताकि हमारी टीम में जगह अगले मैच के लिए पक्की हो जाए। लेकिन कोई इस तरह की एफर्ट नज़र नहीं आ रही, इस तरह की वो प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आ रहा, इस तरह की हंगर डिज़ायर नज़र नहीं आ रहा कि हम वर्ल्ड कप में हैं, पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो अभी भी मौका है और ये इंडिया का एक मैच है, शायद एक ऐसा मैच है जो आपको ना चाहते हुए भी आपको यूनाइट कर सकते हैं और ये ऐसा मैच है जिसमें आपकी कोशिश होती है कि आप जो परफॉर्मेंस इस मैच में देते हो, आपकी सारे पुरानी माजी के जितने भी गुनाह दाग धुल जाते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और पोटेंशियल है इस टीम में, ऐसा नहीं है कि इस टीम में पोटेंशियल नहीं, अभी भी आप टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है। तो जब तक आप फेयरलेस होके अपने मुल्क के लिए जान मारेंगे तो अभी भी आप कम बैक कर सकते हो। बॉलिंग में भी लकीली जो ऐसी पिच है वहाँ की, न्यूयॉर्क में खेला जाएगा, वहाँ की पिच के बारे में या ग्राउंड के बारे में ऐसी ग्राउंड है जो पाकिस्तान के लिए कंड्यूसिव हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, नसीम है, हारिस है, आमिर है या शाहीन है, ये ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो उस पिच पे इंडिया को ट्रबल कर सकते हैं। और पिच है भी ऐसी कि जिसमें बड़ा अनइवन सा बाउंस होता है, नेचुरल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कोई बॉल बहुत ज़्यादा स्किड करती है, कोई बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस करती है। और वैसे भी जो इंडिया के बैट्समैन है, अगर आप कोहली और रोहित को निकालें, बाकी भी ऐसे बैट्समैन को इतने टेक्निकली साउंड बैट्समैन नहीं है, तो हमारी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है जो उनको ट्रबल कर सकती है। बैटिंग में कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी इनिंग्स चाहिए जिस तरह फ़खर ने आयरलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, एक उनकी इनिंग्स थी सेकंड T20 में जिसमें उन्होंने 75 और रन किए थे 38 बॉल्स में। तो इस तरह की हमें बैटिंग में कोई इनिंग्स चाहिए जो टीम का मोरल लिफ्ट करे, मूड लिफ्ट करे और अगली टीम को बॉलर्स के ऊपर प्रेशर करे। अच्छा, मुझे सिर्फ ये पॉइंट, सॉरी बस फिर जिस तरह वो फ़खर फिर खेलते हैं फिर हमें उनको बैक करना चाहिए ना, क्योंकि फिर हमें देखें फ़खर या कोई भी ऐसा प्लेयर जो अटैकिंग खेलता है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इस तरह तो इंडिया के पास भी 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अगर वो चल गए तो फिर उनके लिए हमारे लिए भी मसला हो सकता है। लेकिन आपने बात बिल्कुल ठीक की, जो कंडीशंस हैं ना, वो 4 फास्ट बॉलर जिस कैपेसिटी के पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन वही बात है, अगर आप यॉर्कर्स करने जाएंगे नए बॉल से और ठीक है आपने 1-2 ट्राई कर लिए हैं, शाहीन की स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बाद जब तक आप उस पिच को जो पिच हमें डेंजरस लग रहा है, उस पिच को हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, उस पर बॉल पिच ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे अगर आपने पहले 25-30 रन आपने दे दिए उनको, तो एक दफ़ा मोमेंटम बन गया तो उसको वापस खींचना बहुत मुश्किल होता है। तो आई फील कि अगर लो स्कोरिंग मैच है तो फिर आपने शुरू से ही प्रेशर रखना है। तो और दूसरी बात मैं जो करना चाह रहा था पहले भी, कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे उनकी ये फीलिंग थी कि पाकिस्तान टीम थकी भी लग रही थी, जो गर्मी थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये क्वेश्चन भी हुआ है वैसे बाबर से। हाँ, थके लग रहे थे। अगर आप हर चीज़ में देखें तो यूएसए हमारे से बेहतर था, ठीक है वो उनकी कंडीशन, लेकिन हम भी तो गर्मियों में खेलते रहते हैं और सारा कुछ होता है, और उसके बाद 5-6 दिन आपको प्रैक्टिस के मिल गए। और T20 गेम, अगर T20 गेम में भी आप थक गए हैं और गर्मी आपको लग रही है और आप लथार्जिक फील कर रहे हैं, तो इट रेज अ मेजर क्वेश्चन और योर फिटनेस। आज़म खान आई थिंक 10 से या 12 ओवर के बाद वो फील्डिंग से बाहर आ गए थे। सो मैनी रीजंस ऑफ दैट। और अगर आप यूएसए को देखें, जो सबसे चीज़ इंप्रेसिव थी, हम उनके कैप्टन को मुनांग पटेल जो थे, उनकी इनिंग्स आउटस्टैंडिंग, और पहले उन्होंने कीपिंग की और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, कमांडिंग बैटिंग, मतलब कि जो शॉट्स उन्होंने खेले
ऐसे लग रहा था कि पूरी कमांड में है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स वो खेल रहे हैं। उसके बाद रिव्यूज़ की बारी आती थी, जब कीपिंग भी कर रहे थे तो रिव्यूज़ में भी जल्दी नहीं करते थे और बड़े आराम से कामली उन्होंने कहा हाइट पे जा रहा है, ये हो रहा है। कोई भी ऐसा रिव्यू उन्होंने नहीं लिया कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके बस ले लो, लग गया करीब तो बाबर है, जो मर्जी है, सारे उनके वो भी स्पॉट ऑन थे। तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, हीट के अंदर जो है उनकी फिटनेस भी बेहतर थी, डिसीजन मेकिंग बेहतर। जब आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होती, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अफेक्ट होती है गर्मी के अंदर, और जब आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हों। अच्छा, डिसीजन मेकिंग की आपने बात की है, तो बाबर को 4 साल तो हो गए कैप्टनसी करते हुए, लेकिन अभी तक क्वेश्चंस बड़े हो रहे हैं उनकी, जो द वे जो जिस तरह से वो कैप्टनसी कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, जिस तरह से फील्डिंग लगा रहे हैं, जिनको ओवर्स दे रहे हैं, जिनको बार बार खिला रहे हैं। शादाब की हम बार बार बात कर रहे हैं, आजम की बार बार बात कर रहे हैं। आपको लगता है, जैसे पहले भी हमने बात किया था, कि मॉडर्न डे क्रिकेट पे जाना होगा, हमारी मजबूरी है, गलती का कोई चांस गुंजाइश अब रह नहीं जाती? बाबर को क्या करना होगा अपनी कैप्टनसी को मजीद बेहतर बनाने के लिए? इजहार। देखिए, बाबर को जब से दोबारा से कैप्टनसी दी गई है, ये बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि आपको पहले कैप्टनसी से हटाया जाए, फिर 2 महीने बाद दोबारा आपको 2-3 महीने बाद दोबारा कैप्टनसी, तो एक किस्म की सेकंड लाइफ है। उसमें जो सिचुएशन उन्हें मिली है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो माजी में उन्होंने गलतियाँ की उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जो पहले बात होती थी कि बाबर और रिजवान ओपन करते हैं, उसको उन्होंने ड्यूरिंग बीच में जो सीरीज़ हुई है उसको ब्रेक किया गया और ओपनिंग कम्बिनेशन चेंज किया गया। साइम और बाबर ने किया, फिर रिजवान को लो डाउन दिया, तो और स्ट्राइक रेट को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अभी भी कहीं ना कहीं जो एक बाबर की कैप्टनसी में हमें टेंडेंसी नज़र आ रही है, वो ये कि जो एक वो प्लान या जेन बना के जाते हैं कि उस तरह आपने मैच को चलाना है, उसी तरह ही उसी नंबर पे जो उन्होंने ओवर्स फिक्स किए होते हैं कि इस बंदे को मैंने ये वाला ओवर देना है, इस बंदे को ये ओवर लेना है, इसके लिए मैंने ये फील्डिंग लगानी है, 1 डाउन ये आएगा, 2nd डाउन ये आएगा। उस हवाले से जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, या ड्यूरिंग द गेम आपने टैक्टिकल चेंज करने हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाबर की हमें कमी नज़र आ रही है। ठीक है, इस पे हम मजीद भी हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप हमारे साथ वेलकम बैक। और पाकिस्तान की टीम जब से बनती है, अनाउंस होती है, तो उस वक्त सिलेक्शन पर काफ़ी सवालात उठते हैं, और अगर पाकिस्तान हार जाए और यूएसए से हार जाए फिर तो ज़्यादा उठते हैं। तो अजहर भाई, सिलेक्शन कमेटी जिसका कोई सरबराह नहीं है, लेकिन वहाब रियाज के बारे में कहा जाता है वो ऑल इन ऑल हैं, इनकी क्या सपोर्ट है, क्या इनपुट है इनका, और सिलेक्शन पे जो सवालात उठ रहे हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सिलेक्शन इन दी एंड मैं समझता हूँ कि 1-2 प्लेयरों के अलावा आप मेजॉरिटी वही टीम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे सरप्राइजिंग ये है कि पहली दफ़ा हुआ है कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं है। तो इट फील लाइक कि आप आंसरेबल, एक बंदा आंसरेबल नहीं है कि आप सवाल करेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, आप किसी जैसे पास में इंजी भाई थे या कोई थे, तो आप उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल के आप उनसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट आप ऐसा होता है कि माइक इधर उधर घूम रहा होता है, कभी कोई जवाब दे रहा है, कभी कोई जवाब दे रहा है। तो एटलीस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कोई होना चाहिए। ये जो है मेंबर, ये ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल एट दी एंड। और कई दफ़ा चीज़ें होती हैं वो हैंडल करता है अकेला खुद ही, क्योंकि कई दफ़ा एग्रीमेंट नहीं हो रहा होता किसी पे, तो वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का मकसद ये होता है कि फिर वो ही पुट्स हिज फुट डाउन कि नहीं जी इस तरह होगा। तो आई थिंक एक तो वो लगे। फिर वहाब का कल मैंने एक और क्लिप देखा कि जब सुपर ओवर हो रहा था, तो सुपर ओवर के दौरान वहाब से पहले जो हडल थी वहाब उसमें गए हुए थे। तो ही इज़ द मैनेजर, सीनियर मैनेजर ऑफ द टीम। कोई क्रिकेटिंग डेजिग्नेशन नहीं है कोचिंग की इस टाइम। डायरेक्टर भी थे? नहीं, डायरेक्टर वहाँ पे प्रेजेंस उनकी डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर तो नहीं है कोई भी ना इस टाइम टीम के साथ। ऑलराइट। तो सीनियर मैनेजर, ही इज़ इन मैनेजरियल रोल। तो जो क्रिकेट का काम है उस टाइम पे हेड कोच और असिस्टेंट कोच का बनता है ना। तो आप इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यू आर ऑलरेडी इन अ पोजीशन ऑफ पैनिक। आप वहाँ पे कोच को और असिस्टेंट कोच को आप ट्रस्ट करें। आपका रोल नहीं है ना, या तो आप रोल लेके कोई रोल आपके पास हो तो आप उसकी जिम्मेदारी भी फिर लें। आपकी क्रिकेटिंग जिम्मेदारी कोई भी नहीं है इस टाइम पे, आप मैनेजरियल रोल पे। और फिर आप ऐसे क्रंच सिचुएशन में उनके साथ जाके, ठीक है आप सपोर्ट के लिए खड़े हैं, लेकिन सपोर्ट के लिए वहाँ पर हेड कोच और असिस्टेंट और जो भी उनके फिजियो खड़े होंगे, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ द टीम। और ऑब्वियसली वहाँ भी पार्ट ऑफ द टीम है, लेकिन आई थिंक क्रिकेट के अंदर आपको इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जब आपका कोचिंग स्टाफ मौजूद है उसके लिए। ठीक है। अच्छा, 9 तारीख को बड़ा टाकरा है और फाइनल्स कहा जाता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है। तो उसके लिए पाकिस्तान की साइड आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान प्लेइंग 11 क्या होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो एक तो ये है कि हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। जिस तरह की पिच है वहाँ पे हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स को पिच सपोर्ट देती है, अनइवन बाउंस है, नेचुरल वेरिएशन है। तो साथ ही साथ हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिला सकते हैं।
शादाब ने हालांकि पिछले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन शादाब की जगह हम साइम को अगर ले आए तो हमारे पास बैटिंग स्ट्रेंथ हमारे पास और सॉलिडिटी हो सकती है। Right. और जो हमारे पार्ट टाइमर्स हैं, इफ्तिखार है या साइम है, उससे हम 5वें बॉलर की पोजीशन भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि शादाब इस टाइम बेशक बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो उनका मेन रोल है बॉलिंग का एज अ 4th या 5th बॉलर, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है जी, कथा कलामी की माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इजहार बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।